নমস্কার, শুরু করছি আজকের ওয়ার্ড বেঙ্গল থিংস টুডে। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মঞ্জিরা। আমরা আলোচনায় যাব ঠিকই, তবে আজ শুরুতেই আমরা সকলেই জানি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সাক্ষাৎকার, তার বক্তব্য আমরা শুনতে পাবো এবং সেক্ষেত্রে তিনি কি বার্তা দেন, তিনি কি কথা বলেন, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের। रही हूँ जो पहले चरण में जो बहुत ही पावरफुल योगी जी और मोदी जी जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, कह रहे हैं ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था। और लगा आपको? वैसे चुनाव घोषित होने के बाद मैं किसी राज्य का दौरा नहीं कर पाया हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूं। लेकिन वर्चुअली मुझे बीच बीच में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। चुनाव का समय हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। और ये भी सही है कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है, उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है और उसका परिणाम होगा। पहले के जमाने में पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समय एक शब्द पॉपुलर हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला, लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजी नहीं बदली। और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना। डिलीवरी की तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता था। उनको लगता था घोषणा हो गई, मैंने विज्ञान भवन में दिया जलाया तो उनको लगता था काम हो गया। और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहां हो रहा है तो कल मेरे यहां भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी गरीब हूं, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा लेकिन कल मुझे मिलेगा। ये विश्वास पैदा होता है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहां भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके आती है।
बट उत्तर प्रदेश में खासियत रही कि एक ही पार्टी को दोबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि 3 चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, 2014 में, 17 में, 20 में आपको वोट दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपने ही बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कह दिया है कि 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ, फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है, एक बार आओ एक बार जाओ वाला, उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। जी, सभी तस्वीरों में जो पोस्टर्स छपती हैं उनमें मोदी जी की तस्वीर होती है और योगी जी की। जहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है वहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का होता है, नहीं तो मोदी जी की तस्वीर होती है हर जगह। तो अगर क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो राज्य के चुनाव होते हैं एक किस्म से एक रेफरेंडम है सेंटर की पॉलिसीज को भी, सिर्फ स्टेट की नहीं, सिर्फ सेंटर की भी पॉलिसीज। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है, सामूहिकता में विश्वास करती है, और हम स्तर पर सामूहिक रूप से काम करने के आदी हैं। वो तस्वीर प्रधानमंत्री की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तस्वीर है, जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ मेरा खड़ा रहना मेरे लिए गर्व का विषय होता है। अगर मेरे साथी कार्यकर्ताओं के बीच में मेरी भी फोटो होती है तो मैं भी उन कार्यकर्ताओं जैसा लगता हूं। मुझे लगता है हाँ, मैं भी उन्हीं के बराबर हूं, मैं किसी से ऊपर नहीं हूं, किसी से आगे नहीं हूं। तो मेरे लिए तो उस फोटो का मतलब इतना ही होता है। और देश की जनता भी ऐसे, ये जो फैशन हो गई है कि हर चुनाव यानी फलाने का, हर चुनाव ढीकने का, मैं समझता हूं ये चुनाव हमारे कार्य का है, हमारे आचार विचार का है, हमारी नीतियों का है, और सबसे ज्यादा हमारी नीयत का है। और मैं मानता हूं देश उसको समर्थन कर रहा है। तो अगर पार्टी जीतती है इलेक्शन में तो बीजेपी कहती है ये मोदी की जीत है, तो अगर हारती है तो क्या आप इसको एक कभी कभी पर्सनल भी लेते हैं कि, और क्या मंथन चलता है पार्टी में आप बाकी लीडर्स के साथ बैठ के कि गलती कहां पे हुई और कहां पे हमको रोल बैक करना चाहिए या गलतियां सही करनी चाहिए? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी, हम चुनाव हार करके ही जीतने लगे हैं। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानतें जब्त होती देखी है। मैं तो तब राजनीति में नहीं था, लेकिन एक बार मैंने देखा कि चुनाव में ये जनसंघ था, उस समय शायद दीपक निशान था उनका, और कहीं मिठाई बांट रहे थे। तो हमने सुना ये मिठाई क्यों बांट रहे, तो सब हार गए। तो बताया कि साहब हमारे 3 लोगों की जमानत बच गई है इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं। उस जमाने से हम लोग गुजरे हुए लोग हैं, और इसलिए जय और पराजय दोनों हमने देखा है। हम जब विजयी होते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन से जुड़े, जमीन के साथ जितना गहरा नाता बनता जाए हम बनाएं। हम जब चुनाव जीतते हैं तो हम लोगों के दिल जीतने के काम में कभी कमी नहीं आने देते। हमारे लिए हर पल, हर दिन, हर योजना, हर काम जनता जनार्दन के दिलों को जीतना, और दिल तब जीते जाते हैं जब उनको समाधान होता है, संतोष होता है। तो हम हमारी शक्ति उसी में लगाते हैं, और हम बहुत कॉन्शियसली प्रयास करते हैं कि जीत हमारे सर पे न चढ़ जाए, हमारे दिमाग में वो सवार न हो जाए, और इसलिए हम धरती पर रहते हैं। जहां तक पराजय का सवाल है, हम पराजय में भी आशा को खोजते रहते हैं। हम निराशा में डूब करके
इसने किया उसने किया, इसको वो ये करो डिकना करो फलाना करो, इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम सोचते हैं कि सामने वाले की रणनीति क्या थी, उसके तौर तरीके क्या थे, वो लोगों को गुमराह करने में क्यों सफल हुआ, हमारी बात को हम कैसे पहुंचाएंगे। हम औरों का भी अभ्यास करते हैं, हमारा भी अभ्यास करते हैं, हम स्थितियों का भी अभ्यास करते हैं, हम उस प्रकार के योजनाओं का भी अभ्यास करते हैं और फिर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। हम हर चुनाव से सीखते हैं, चुनाव जय का हो या चुनाव पराजय का हो। हमारे लिए चुनाव एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम नए रिक्रूटमेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आप को तराशने का भी अवसर मिलता है। तो हम चुनाव को एक प्रकार से हमारा एजुकेशन का पीरियड मानते हैं। आप योजनाओं की बात कर रहे थे। अखिलेश जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई योजनाएं आपकी नहीं थी, माने बीजेपी की नहीं थी, वो उनकी अपनी योजनाएं हैं। आप अपना अमली जामा पहनाते हैं और आप अपनी उपलब्धि बताते हैं उसे। मुझे बहुत आनंद होता है जब ये सुनता हूं तो। योगी जी की इतनी मेहनत और इतनी सफल योजना, उसको साकार करना और उसको कभी कोई एनकैश करने के लिए इधर उधर की बातें करता है, तो मैं उसमें से एक अर्थ ये निकालता हूं कि योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। वरना विरोधी विरोध करता, कैश करने के लिए मैदान में उतरा है, मतलब योजना अच्छी है, योजना सफल है और सफल तरीके से समय सीमा में उसको पूरा किया है। और एक प्रकार से मैं इसको योगी जी की क्रेडिट मानता हूं। दूसरा विषय है, हमारे देश में एक कल्चर चला कि राजनेता और सरकारों का काम क्या, हर चीज पे हाथ डाल देना, बोलते रहना, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कभी इसके में। और कोई चीज दुनिया में उन्होंने छोड़ी नहीं है। कोई नेता मिल जाएगा, वो कहेगा हम चंद्र पर मानवी भेजने वाले हैं। कोई नेता मिल जाएगा, उसने कभी कहा होगा कि हम चंद्र पर व्यवस्थाएं खड़ी करने वाले हैं। और 100 साल के बाद भी, 50 साल बाद, 30 साल भी कोई कर देगा तो वो कहेंगे हाँ देखो हमने उस समय कहा था। तो ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे। आपने क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है अपने भाषणों में, पार्लियामेंट में भी आप कर रहे थे। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो दंगाइयों की पार्टी है, आपने, और योगी जी ने कहा कि गुंडे हैं उस पार्टी में। तो क्या आप, और समाजवादी पार्टी कहती है कि उनकी खामियां हैं और इसलिए वो हम पर एलिगेशंस करते हैं। क्या आप ये आप कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि यूपी जो है वो क्राइम फ्री की तरफ बढ़ रही है और ये हो सकता है, संभव है? पहली बात है कि जब लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के विषय की चर्चा करते हैं तो वहां के सामान्य मानवी के मन में पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबतें झेली है, जिस प्रकार से गुंडा राज चलता था, जिस प्रकार से माफिया की इच्छा के अनुसार ही सरकार के बाबुओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जिस प्रकार से इस प्रकार के दबंग लोगों को सरकार में एक प्रकार से प्रतिष्ठा थी, आश्रय था, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश ने बड़े निकट से देखा है। बहन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूं। ये जो विश्वास पैदा हुआ है वो मैं समझता हूं सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये तब हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक समय था गुंडे जो चाहे वो कर सकते थे। आज स्थिति ये है कि उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि यहां बाहर मुझे रहना नहीं है, या तो मुझे जेल में ही रखो ताकि वहां थोड़ी बहुत तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि मेरे पाप। और हर कोई सरेंडर कर रहा है। बहुत से लोग हो सकता है सही रास्ते पर भी आ जाएंगे, जब देखेंगे कि भाई अच्छे रास्ते से भी जीवन जिया जा सकता है तो हो सकता है अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन योगी जी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है।
कुछ लोगों को उसके कारण तकलीफ हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था। आज खास करके माताओं बहनों को जो सुरक्षा मिली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए इतना बड़ा कुंभ का मेला हुआ, यानी हमारे देश में हुए कुंभ के मेलों में सबसे बड़ा कुंभ का मेला योगी जी के कालखंड में हुआ। करोड़ों की तादाद में लोग आए, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हुई, कहीं चोरी की भी खबरें नहीं आई, जेब कतरे की खबर नहीं आई। ये किसी भी समाज को संतोष देने वाला विषय है, ये गौरव करने वाला विषय है। और हिंदुस्तान में अगर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए तो बुरा क्या है? नहीं, बुरा नहीं। जैसे सुरक्षा की बात चल रही है तो वो कहते हैं कि वहां पर एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, ठोकों की राजनीति चलती है। अगर योगी सरकार ने डिसाइड कर लिया कि फला जो है वो गुंडा है या उसका कारोबार जो है उसमें कोई डाउट है तो उसको जेल में डाल दो, मतलब एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, वो कहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जुडिशरी वाइब्रेंट है, हिंदुस्तान की जुडिशरी बहुत ही सक्रिय है और कभी कभी तो प्रोएक्टिव है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो हिंदुस्तान की जुडिशरी ने जरूर कदम उठाए होते और पीआईएल करने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में। ऐसी बहुत बड़ी जमात है जिनकी रोजी रोटी पीआईएल पर है, तो वो तो तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब वो न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर काम करते हैं। पर जैसे लखीमपुर खेरी का इंसिडेंट हुआ था और वो टेनी अभी भी जो हैं वो ही स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पर्सन बीजेपी के लिए। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, उसको लेकर जो वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन सेइंग कि अगर कोई बीजेपी के साथ है तो वो वाइट वॉश हो जाते हैं उनके सारे क्राइम्स। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी, सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। आप डबल इंजन सरकार के बारे में काफी बारी कह चुके हैं अपने स्पीचेस में। डबल इंजन सरकार से आप विश्वास जगाना चाहते हैं इलेक्टोरेट में कि विकास जल्दी हो जाएगा अगर दोनों तरफ, मतलब सेंटर में भी और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार रहेगी। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इससे एक धमकी की तरफ देखते हैं कि अगर डबल इंजन सरकार नहीं है तो विकास में गतिरोध आ सकता है, वह विकास मतलब गाड़ी आगे नहीं चलेगी अगर ये डबल इंजन सरकार नहीं होगी तो। देखिए, परिवार में भी माँ बाप हमेशा सभी भाइयों बहनों को कहते हैं कि देखो भाई, हम सब मिलकर के इस दिशा में जाएं तो सब अच्छा होगा, और सब उसी दिशा में प्रयास करते हैं, कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं करता है। इतना बड़ा देश है, अगर हम एक दूसरे से विपरीत करेंगे तो हमारे संसाधनों नष्ट हो जाएंगे, हमारे देश की भलाई करने की गति रुक जाएगी। और इसलिए देश के लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों के कल्याण के काम हम मिल बैठ के करें और ज्यादा तेजी से करें। और उसमें भी अगर हम राजनीति करने जाएंगे, मेरा राज्य है मैं मेरी मर्जी से करूंगा, ऐसा करेंगे तो कितना नुकसान होता है मैं एक योजना बताता हूं। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना गरीब जो बीमारी में है उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी में स्वस्थ होने के लिए सहायता करता है। भारत सरकार करती है, पैसे भारत सरकार दे रही है, राज्यों को तो लेना है, देना कुछ नहीं है। कुछ राज्यों में अपनी अपनी योजनाएं हैं, हमें कोई इससे इतराज भी नहीं है, हम नहीं कहते कि योजना बंद करो। लेकिन इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है और केरल गया हुआ है और वहां उसको कुछ हो गया, तो ये योजना ऐसी है कि केरल में भी उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। उसको उत्तर प्रदेश में ही बीमार होगा तो लाभ होगा ऐसा नहीं, केरल में मिला। इसका मतलब कि आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना मतलब दोनों इंजन जुड़ जाएंगे तो गरीबों को लाभ होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको लगता है नहीं, हम आयुष्मान भारत से नहीं जोड़ेंगे। दिल्ली में क्या ऐसी सरकार है? अब दिल्ली का नागरिक हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएगा और वहां कुछ हुआ तो उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। अब क्या कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है? उसी प्रकार से हमने
वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों किया कि भाई कोई भी मजदूर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएगा, एक ही राशन कार्ड होगा। अगर वो महाराष्ट्र में है तो भी उसको फेयर प्राइस शॉप से उसको अनाज मिल जाएगा। अब 2 राज्य ऐसे निकले जिनको सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई वन नेशन वन राशन कार्ड गलत क्या है, तुम लागू करो। अब इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है तो गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ होता है। अब जैसे जीएसटी कानून आया, पहले हमारे देश में हर जगह पर टैक्सेशन की सिस्टम इतनी अलग अलग थी कि विदेश के निवेशक जो होते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। भाई हमें एक राज्य में अगर कारखाना लगाते हैं तो हमें वहां इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, दूसरे में लगाते हैं तो दूसरा होता है। अब जीएसटी होने के कारण उनको भी सहूलत हो गई। तो हम जो ये कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार, हम ऐसी व्यवस्थाएं करें, अपनी विविधता को बनाए रखना है, भारत की विविधता ही उसकी ताकत है, लेकिन व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब डबल इंजन लगता है तो ताकत बहुत बढ़ जाती है, हमारी शक्ति वेस्ट नहीं होती है। हमें इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ देश का कल्याण, गरीबों का कल्याण, देश के युवाओं का भला, इतना ही हमारा अर्थ है। आप विविध